हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। इंडक्शन मोटर के कुछ टॉपिक्स मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं पहुँच चुकी हूँ इस पॉइंट पर कि रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी वेरिएबल होती है। इससे पहले मैंने आपको इंडक्शन मोटर के जो टॉपिक्स कवर किए उसमें सारे लॉजिक्स की किस तरह से इंडक्शन मोटर काम करती है और रोटर घूमना शुरू होता है। रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की होती है उसी डायरेक्शन में क्यों घूमना शुरू करता है, रोटर कैसे घूमना शुरू करता है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्पीड के डिफरेंस को हम स्लिप कहते हैं। ये सारे वीडियोस मैं पब्लिश कर चुकी हूँ, आपको ये कंटेंट समझा चुकी हूँ। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि रोटर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है और उसमें जो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से रोटर 3 फेज सर्किट में जो करंट बहना शुरू होता है उसकी फ्रिक्वेंसी वेरिएबल होती है। तो चलिए हम इसी लॉजिक को समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है। रोटर जब शुरू में स्टेशनरी है, मतलब NR = 0 है। हो क्या रहा है इसके पीछे का पूरा, ये स्टेटर पेरीफेरी है, ये रोटर पेरीफेरी है। स्टेटर में जो 3 फेज सर्किट है उसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जिसको मैं RMF लिख रही हूँ, और उस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है उसको मैं फ़ाइस बोल रही हूँ क्योंकि स्टेटर फ्लक्स है और ये सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। ये रोटर की जो पेरीफेरी है, इस पेरीफेरी में जो स्लॉट्स कटी रहती है उसमें 3 फेज रोटर बार्स का सर्किट होता है। तो एक रोटर बार मैं यहाँ पर ये दिखा रही हूँ और ये रोटर बार सब्जेक्टेड टू रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड यानी फ़ाइस से कट हो रहा है। पर फिलहाल इसकी जो स्पीड है NR वो 0 है, रोटर घूम नहीं रहा है, अभी रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है, रोटर स्टेशनरी है और स्टेशनरी रोटर को हम स्टैंड स्टिल भी कहते हैं। तो अब समझिए यहाँ पर कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टेटर ने जो प्रोड्यूस की वो NS स्पीड से ऐसे घूमती जा रही है। तो ये कंडक्टर जो है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितने टाइम्स 1 मिनट में कट होगा, तो ये NS टाइम्स 1 मिनट में कट होगा। मतलब इस कंडक्टर के फ्लक्स से कट होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो NS है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में वो NS के प्रोपोर्शनल होगा। और फिलहाल मैं इसे हाई बोल रही हूँ, क्यों हाई है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। मतलब इस कंडक्टर को फ्लक्स जो काट रहा है फ़ाइस फ्लक्स, वो किस फ्रीक्वेंसी से काट रहा है, NS फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि ये कंडक्टर यही है और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड NS स्पीड से 1 मिनट में चक्कर लगा रही है। तो फ़ाइस जो होगा, ये फ़ाइस जो होगा वो इस कंडक्टर को NS स्पीड से कट कर रहा होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा d∅dt वो NS के प्रोपोर्शनल होगा। और रोटर और NS के बीच में, मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो NS - 0 है, क्योंकि NR 0 है इसलिए NS - NR ना लिख के मैं NS - 0 लिख रही हूँ। तो रिलेटिव स्पीड जो है कंडक्टर और रोटर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वो NS है। अब क्या हुआ, जैसे ये रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ने इस कंडक्टर को NS फ्रीक्वेंसी से या NS टाइम्स 1 मिनट में कट करना शुरू किया, तो इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे इस रोटर बार्स का जो 3 फेज सर्किट है उसके हर बार में EMF इंड्यूस हो जाएगा और रोटर का 3 फेज सर्किट शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर हर रोटर बार में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर EMF आ गया, मतलब वोल्टेज आ गया, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, तो करंट आ गया। अब इस करंट की वजह से क्या हुआ, एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, मतलब इन रोटर बार्स के चारों तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब फ्लक्स रोटर फ्लक्स एग्जिस्टेंस में आ गया। स्टेटर फ्लक्स तो पहले ही था, अब रोटर फ्लक्स भी एग्जिस्टेंस में आ गया। तो अब कितने फ्लक्सेस हो गए, 2 फ्लक्सेस हो गए। इन 2 फ्लक्सेस के इंटरैक्शन की वजह से पैरेलल कंडक्टर्स पर अपोजिट फोर्स अप्लाई हो जाता है और ये अपोजिट फोर्स की वजह से ये रोटर जो होगा वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब टॉर्क जनरेट हो जाएगा। ये सारा समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, बस अभी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये समझाने के लिए अपना बेस पूरा आपको बताना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, रोटर घूमना शुरू हो गया, किसकी डायरेक्शन में, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्यों, वो भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये अपने ही कारण का अपोज करता है। जिस वजह से
फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है रोटर का, वो फ्लक्स अपने कारण का अपोज करता है और उसका कारण क्या है प्रोड्यूस होने का? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब स्टेटर से आने वाला फ्लक्स घूम रहा है, वो घूमना रोटर के फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो रोटर का फ्लक्स जो होगा वो अपने ही कारण का अपोज करेगा, मतलब वो उसी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा ताकि वो रिलेटिविटी कम हो जाए। तो जिस डायरेक्शन में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर फ्लक्स घूम रहा है उसी डायरेक्शन में रोटर भी घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रोटर ने घूमना शुरू किया तो अब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इस स्पीड से घूम रही है तो रोटर कंडक्टर भी उसके पीछे 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 घूमता रहेगा, मतलब रोटर के अब कट होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब रोटर का कंडक्टर एक जगह नहीं है, रोटर की कट होने की फ्रीक्वेंसी नहीं कहना चाहिए, रोटर बार्स के कट होने की फ्रीक्वेंसी अब रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रोटर बार जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को ही फॉलो कर रहे हैं। तो अब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ns टाइम्स उसको नहीं कट कर पाएगी एक मिनट में, वो बहुत कम उस पे रिलेटिविटी से कट कर पाएगी, और वो रिलेटिविटी कितनी हो चुकी है? ns माइनस nr, मतलब एक रोटर बार के कट होने की फ्रीक्वेंसी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कट होने की फ्रीक्वेंसी जो हो चुकी है वो प्रोपोर्शनल हो चुकी है ns माइनस nr से, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू अ रोटर बार has been reduced now and that is equal to ns minus nr। आप समझ सकते हैं कि जो चीज आगे चल रही है उसके पीछे पीछे दूसरी चीज चलेगी थोड़ी कम स्पीड से, तो इसका मतलब वो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो फॉलो कर रहा है वो अब मल्टीपल टाइम्स इससे कट नहीं होगा, थोड़ा कम कट होगा, मतलब रिलेटिविटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बार रिड्यूस हो चुका है। कितने से रिड्यूस हो चुका है? ns माइनस nr से, क्योंकि दोनों की स्पीड, रोटर बार्स की स्पीड और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड में जो रिलेटिविटी एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब ns माइनस nr, वो कम हो गई। पहले वो रिलेटिविटी थी ns माइनस 0, अब वो रिलेटिविटी ns माइनस nr। इसलिए मैंने कहा शुरू में जब रोटर nr इक्वल टू 0 स्पीड पर है, मतलब रोटर घूम नहीं रहा है, तब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो हाई था, ns के प्रोपोर्शनल था, और जब रोटर खुद घूमना शुरू हो गया तो ये जो रिलेटिविटी है ये लो हो चुकी है। तो यही है कि अब क्या होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रिड्यूस हो चुका है और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत हाई था, मतलब इस वक्त जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया था उस वक्त जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी हाई थी, और उस ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो भी हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही रोटर ने घूमना शुरू किया तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो गई है, मतलब घूमते हुए रोटर में जो ईएमएफ अब इंड्यूस हो रहा है वो कम फ्रीक्वेंसी का हो रहा है, और जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो भी कम फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। मतलब रोटर में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ और करंट की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? रोटर की स्पीड पर डिपेंड करती है। और रोटर की स्पीड कम ज़्यादा कैसे हो सकती है? लोड अगर ज़्यादा लगा है तो रोटर की स्पीड कम होगी, ऑब्वियस है बेटा। मैं अगर ज़्यादा वजन लेके चलूँगी तो मेरी स्पीड कम रहेगी, कम वजन लेके चलूँगी तो ज़्यादा रहेगी, और अगर 0 वजन है मेरे पास तो मैं बहुत हाई स्पीड से चलूँगी। तो वही फंडामेंटल कि शाफ्ट पर अगर लोड ज़्यादा लगा है और मोटर ज़्यादा स्पीड लोडेड है तो स्पीड कम होगी, तो ns माइनस nr ज़्यादा होगा तो रोटर बार्स में ईएमएफ का जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और साथ में जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा और करंट भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो हाई टॉर्क इसको रोटेट कर जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि nr जब 0 है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, मतलब कट होने की इन रोटर बार्स के, तो ईएमएफ ज़्यादा क्वांटिटी का भी होगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भी होगा, और ऐसे ही करंट भी ज़्यादा क्वांटिटी का होगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का भी होगा। तो शुरू में जब रोटर की स्पीड 0 होगी तब ns माइनस nr जो है वो ns ही होगा, मतलब स्टार्टिंग में जब रोटर घूमना शुरू करने वाला है उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का होता है, और उस वक्त करंट भी जो होगा हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का होगा। और बाद में लोड के वेरिएशन से और ये रिलेटिविटी कम ज़्यादा होती है, उस हिसाब से टॉर्क जनरेट होता है और लोड को घुमाने के प्रोपोर्शनल घुमाने के सफिशिएंट टॉर्क जनरेट हो जाता है। वो मैं आगे पूरी डिटेल में बात करूँगी बेटा। तो चलिए, ये सारा एक्सप्लेनेशन तो मैंने अभी वर्बली आपको समझाया, पर अब मैं समझना चाह रही हूँ कि रोटर जब घूमना शुरू कर देता है तब जो फ्रीक्वेंसी होगी ईएमएफ की और करंट की वो कितनी होगी। जब nr इक्वल टू 0 है तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है? ईएमएफ की और करंट की।
NS के प्रोपोर्शनल है, हमने अभी देखा, क्योंकि कंडक्टर जो है वो कितने टाइम्स कट होगा, NS टाइम्स कट होगा, क्योंकि कंडक्टर खुद स्टेशनरी है। तो अब इस फ्रीक्वेंसी का स्पीड से क्या रिलेशन, मैं इन जनरल इसे सिंक्रोनस स्पीड या रोटर स्पीड ना बोलते हुए मैं इसे स्पीड कह रही, तो फ्रीक्वेंसी का स्पीड से क्या कनेक्शन है, तो ये फॉर्मूला मैं पहले ही डिराइव कर चुकी हूँ बेटा। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स इनटू स्पीड अपॉन 120 होता है। अब जब हम रोटर की स्पीड 0 मतलब शुरुआती स्टैंड स्टिल की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू P इंटू स्पीड NS है, और 120 मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की या फ्लक्स के घूमने की स्पीड कितनी है, NS है। तो उस हिसाब से ये मेरा फ्रीक्वेंसी आ गई। शुरू में जब रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया था तब EMF की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, P/NS अपॉन 120, और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है। अब जब NR एग्जिस्टेंस में आ गया, रोटर ने रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया, तो अब फ्रीक्वेंसी जो रोटर बार्स के कट होने की है वो फ्रीक्वेंसी फ्लक्स की जो होगी या EMF इंड्यूस होने की, और रिवॉल्विंग EMF इंड्यूस होने की या करंट के इंड्यूस होने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी FR, वो NS माइनस NR के प्रोपोर्शनल होगी। और फिर से मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और स्पीड का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो FR इज इक्वल टू P, स्पीड अब मेरी NS माइनस NR हो चुकी है बेटा, और डिवाइडेड बाय 120। तो अब ये मेरी रोटर में इंड्यूस होने वाले EMF और करंट की, घूमते हुए रोटर में इंड्यूस होने वाले EMF और करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो P इंटू NS माइनस NR अपॉन 120 होगी। तो ये जब रोटर ना घूम रहा हो तब ये फ्रीक्वेंसी है जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। रोटर जब घूमने लगा तब EMF और करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में EMF और करंट की फ्रीक्वेंसी होगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, और घूमते हुए रोटर में जो फ्रीक्वेंसी होगी EMF की और करंट की वो ये होगी। तो ये R फॉर रनिंग है, और ये F सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैं इसे F ही दे रही हूँ, कोई सफिक्स नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करती हूँ तो F अपॉन FR हो जाएगा, और NS अपॉन NS माइनस NR हो जाएगा, क्योंकि PP कैंसिल हो जाएगा, 120 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा F अपॉन FR। इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो FR अपॉन F इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS हो जाएगा। और ये होता है स्लिप, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का जो डिफरेंस होता है और उसकी जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो स्मॉल s होती है। तो रोटर की रनिंग कंडीशन में इंड्यूस होने वाले EMF और करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है FR, वो S टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। और S किस पर निर्भर करता है, S NS माइनस NR के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और NR किस पर निर्भर करता है, लोड क्या लगा के रखा है, ज़्यादा लोड तो NR कम, कम लोड तो NR ज़्यादा। नो लोड कंडीशन में NR जो होता है अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, NS के ही इक्वल, ऑलमोस्ट मतलब नियर अबाउट होता है। तो इस तरीके से EMF जो इंड्यूस होता है रोटर, घूमते हुए रोटर में, या जस्ट एट द वर्ज ऑफ घूमना शुरू करना है, या स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर है तब EMF की फ्रीक्वेंसी, करंट की फ्रीक्वेंसी, या घूमते हुए रोटर में EMF की फ्रीक्वेंसी, करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो FR इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ F होती है। ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दिया। इसके बाद बहुत सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, एक एक करके मैं कवर करती जा रही हूँ। कुछ वीडियोस प्रीवियस मैंने PPT के थ्रू आपको एक्सप्लेन किए। आगे आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि उनको फिर से मैं बोर्ड पर समझा दूँ, सेम कंटेंट को मैं रिपीट कर दूँगी। उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।